संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में नवनिर्मित प्रत्यक्ष कर भवन का किया लोकार्पण। कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयकर रिटर्न और प्रत्यक्ष कर के संकलन में हुई है बढ़ोतरी। अयोध्या में 3,915 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। संपन्न मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया था उद्घाटन। आज मना 46वां इस अवसर पर केंद्र में संध्या का किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, प्रणब अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। संविधान दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में लोक भवन में सभागार में योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस और अधिवक्ता कल्याणार्थ आयोजित कार्यक्रम में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में संविधान की उद्देशिका का पाठन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर यह जरूरी है कि भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप हम सभी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जिन भावनाओं को लेकर के आप निरंतर कार्य करते हैं, उस रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, उसने प्रदेश के परसेप्शन को देश और दुनिया के अंदर बदला है। आज प्रदेश के अंदर एक आम जन के मन में प्रदेश के प्रति एक विश्वास का भाव भरता हुआ दिखाई देता है। आज वह समय नहीं जब प्रदेश के किसी नौजवान को या प्रदेश के किसी नागरिक को देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज होना पड़े। आज वह कहीं भी जाएगा, देश में या दुनिया में, उसके प्रति एक सम्मान का भाव प्रत्येक नागरिक के मन में दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना अंतर आ सकता है रूल ऑफ लॉ के कारण, जिसकी आपकी मूल शपथ है, जिसको लेकर के आप आजीवन लड़ते हैं। उस रूल ऑफ लॉ को जब शासन व्यवस्था पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू करती है, तो उसका परिणाम कहां देखने को मिलता है, देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में कल आयकर विभाग के नवनिर्मित प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कानून तथा न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक भी समारोह में उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समारोह में कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2016 की तुलना में आयकर रिटर्न भरने के मामलों में 6 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और वित्त वर्ष 2020-21 के केवल 1 वर्ष की अवधि में ही प्रत्यक्ष कर के संकलन में 8% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश ईस्ट में 21.83 लाख एज ऑन दिस ईयर मार्च, 31 मार्च 2021 में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से हमें 21.83 लाख फाइलर्स का नंबर है। ये डायरेक्ट टैक्सेशन का बोल रही हूँ, मतलब 1.63 न्यू एसएससी, 1.63 lakh new SSCs have made this possible। 2021 में सिर्फ 1 ईयर में 8% इंक्रीज हुआ है फाइलर्स का संख्या, सिर्फ 1 ईयर में, 2020-21 में। और 2016 में 3.80 लाख, 4 लाख के नजदीक में नंबर था रिटर्न फाइलर्स का ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मगर वो नंबर आज बढ़ करके इस साल मार्च तक 21.83 लाख, मतलब 6 गुना बढ़ी है, 6 फोल्ड बढ़ी है। जिससे मुझे इसलिए आनंद होता है कि it is an indication of the potential that lies in this region, potential of economic activity which is happening,
उसके कारण एसएससीज का संख्या बढ़ना, और एसएससीज का संख्या जब बढ़ता है और नेचुरली उससे इनकम बढ़ती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए खर्चा भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में सामूहिक विवाह के आयोजन में शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से कल अयोध्या मंडल में 3,915 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि मिशन शक्ति के तहत बेटियां पुलिस और शिक्षक बन रही हैं और समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। आज संविधान की व्यवस्था करने कारण ही आपने देखा होगा कि संविधान की ताकत, यही भारत के संविधान की ताकत है। एक शर्मी की कन्या की शादी में प्रदेश सरकार स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारीगण और सभी विधायक, सांसद, अन्य प्रतिनिधिगण स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रहे हैं। इससे पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है, और इसलिए आज का आयोजन अत्यंत पुण्य का कार्य है। मैं इसके लिए श्रम और सेवायोजन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को विशेष रूप से मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने श्रम और सेवायोजन विभाग को एक नई ऊंचाई और एक नई पहचान दी है कि सही मायने में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए श्रमिक की आवाज सही मायने में शासन प्रशासन के कानों तक पहुंच सके और शासन और प्रशासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक उपलब्ध हो सके। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अलीगढ़ में 274 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर अलीगढ़ में रामघाट रोड का नाम रामघाट कल्याण मार्ग करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 274 करोड़ की परियोजनाओं में से 93 करोड़ की लागत वाली 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181 करोड़ की लागत वाली 69 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। जिले में अब तक 970 करोड़ की लागत से 1169 विकास कार्य किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, किसान सम्मान निधि देती है, उनके उन्नत बीज उपलब्ध कराने का काम करती है, उनके गन्ना खरीद का काम करती है, आलू के उत्पादन बढ़ाने का काम करती है, उसके उचित मूल्य मिले, हर वह काम कर रहे हैं हम लोग जिससे किसान की आमदनी बढ़े। जो भी किसान नेता उनसे यही अपील है, कृषि कानूनों को लेकर के वो आंदोलन के लिए आए थे और कृषि कानून वापसी घोषणा के बाद सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारतीय संविधान दिवस एवं वीरांगना उदा देवी पासी की शहादत दिवस पर कल प्रयागराज के झूसी में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने वीरांगना उदा देवी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए जिस तरह से लखनऊ के सिकंदर बाग में उदा देवी ने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया, वो हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में एक बैठक की जाएगी, जिसके बाद परीक्षाओं की घोषणा की जाएगी। जो लोग परीक्षा में अपना अंक का इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, 2021 में जो परीक्षा में बैठे थे उनको प्रमोशन का मिला था, या जो लोग उत्तीर्ण नहीं थे वो सब लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। उनके फॉर्म भरवाने का जो आदेश है अभी हम लोगों ने दिया था और लोग फिर से एक बार परीक्षा में बैठ सकते हैं, ऐसा आदेश दिया। प्रयागराज में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लिया। खेलो इंडिया के अंतर्गत 10 से 30 नवंबर के बीच प्रदेश में सभी सांसदों द्वारा खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस स्पर्धा में कबड्डी खेल का चयन किया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा बचपन से आती है और खेलों से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है।
पूरे लंबे समय तक यहाँ पर खेल प्रतियोगिता कराई है और खेल प्रतियोगिता का जो भाव है वो निश्चित रूप में बच्चों में एक उत्साह देता है। प्रधानमंत्री जी की हमेशा से ये योजना रही है कि ओलंपिक्स में हमारे मेडल मिले, एशियन गेम में भारत का परचम लहराए और उसके शुभ परिणाम आने लगे हैं। खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तमाम प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा है। और भी आपने देखा कि ओलंपिक्स में जब मेडल आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया। कई करोड़ रुपया जीतने वाले खिलाड़ियों को दिया गया। खेल शारीरिक विकास जहां करता है, वहीं खेल की जो भावना है वो जाति और धर्म के बंधन को भी तोड़ता है। और मैं समझता हूं कि खेलकूद से न केवल क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन होता है, बल्कि एकता सौहार्द के साथ साथ व्यक्ति के जो स्वास्थ्य लाभ है वो भी वो प्राप्त करता है। खूब पढ़ो खूब खेलो का आह्वान है उत्तर प्रदेश सरकार का भी, और इसके अंतर्गत जो हमारे खेल मंत्री, युवा खेल मंत्री हैं, उन्होंने यह एक आह्वान किया कि सभी जिलों में सभी जितने भी हमारे सांसद हैं वो सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन करें। हमने कबड्डी चुना क्योंकि हमारी धरती का खेल है, हमारे इसमें माटी की सुगंध है। और हमारे 96 न्याय पंचायतों में से आपको जान के खुशी होगी कि 150 टीमें आई और 1600 बच्चों ने स्पर्धा में जो है वो भागीदारी निभाई। बरेली में भी ग्राम बुधौली में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और दौड़ प्रतियोगिताएं रखी गई थीं। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कार्यक्रम में भाग लिया और खेलों में जीतने से ज्यादा भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा के विजेता आने वाले दिनों में अपनी पहचान प्रदेश और नेशनल स्तर के खेलों में दिखाने का कार्य करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकसभा क्षेत्र में जितने भी खिलाड़ी हैं, युवा हैं, उनको विकसित करना और उसी के माध्यम से ये पूरे लोकसभा क्षेत्र का आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है जिससे जो गांव में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनका कैसे निखार हो, और जब क्षेत्र स्तर, ब्लॉक स्तर पर खेलेंगे उन्हीं में से खिलाड़ी कल तहसील स्तर पर खेलेंगे, उन्हीं में से जिला स्तर पर खेलेंगे, उन्हीं में से मंडल स्तर पर खेलेंगे, उन्हीं में से स्टेट लेवल पर खेलेंगे और हो सकता है उसी में से राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का काम करें, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का काम करें। तो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारना, उनके अंदर खेल भावना का संचार करना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मेरठ में बागपत और हापुड़ जिले की 13 सीटों की विधानसभा चुनाव 2022 प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने बैठक के बाद से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में लगातार कार्य हो रहे हैं। प्रचार खत्म होकर कानून का राज स्थापित हुआ है। विधानसभा चुनाव 2022 में पुनः भाजपा के पक्ष में जनादेश आएगा, जनता का साथ मिलेगा और पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और लगभग 7 साल से ज़्यादा समय हो गया केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की शासन चल रही है। विकास, कानून की राज, गरीब कल्याण, सामाजिक सौहार्द, ये सब हमारी राजनीतिक प्रसंग है। इसी के आधार पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के लिए प्रयास करने की हमारी दायित्व है। जिस प्रकार के काम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ इस प्रदेश में किया है, लोगों की आशीर्वाद उनको पुनः मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समाचारों में वक्त है एक छोटे से विराम का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल श्रावस्ती का दौरा किया। उन्होंने मतदाताओं में जोश भरने का काम किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ पर आकर माहौल न खराब करें, अपना काम करें, अच्छी बात है, लेकिन माहौल खराब न करें, क्योंकि इस समय 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, न कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ। मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर उस निर्णय को स्वीकार किए और एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को प्रयागराज में 4 व्यक्तियों की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने की सरकार से मांग की। फाफामऊ इलाके में एक परिवार के ही 4 लोगों की हत्या की गई थी। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। स्पष्ट कह रहे कि ये लोग हैं, पहली बार नहीं। इससे पहले सितंबर में भी इसी घर में आके मारपीट की। 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। 2020 में किया, 2020 में भी किया, 2019 में किया, 2021 में सितंबर में किया, अब आके ये काम किया। उत्तर प्रदेश की तो इनको पहले क्यों नहीं रोका? जब 2019 में आके किया, इन्होंने प्रताड़ित किया, तंग किया, मारा पीटा। उसके बाद 2020 में, उसके बाद सितंबर में, तो रोका क्यों नहीं? यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी? यहाँ पे जो आग चौकी लगाई है वो उस समय क्यों नहीं लगाई? थाना फाफामऊ क्षेत्रागंज के अंतर्गत हुई घटना में की गई कार्रवाई के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को लेकर जानकारी दी। घटना के संदर्भ में फाफामऊ में क्राइम नंबर 256/21 में केस रजिस्टर किया गया है, जो अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 302, 376D और पोस्को एक्ट 3-4 और SC/ST एक्ट अंडर सेक्शन 3, 2 एंड 5 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। इस केस में जो नामजद अभियुक्त हैं 11 लोग, उसमें से सभी 8 को अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कल से सदस्यता के महाअभियान की शुरुआत की। यह अभियान 10 दिसंबर तक चलेगा। पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कई लोगों को उनके समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पार्टी का लक्ष्य इस दौरान 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान ने सभी को एक सूत्र में पिरोया है, लेकिन आज उस संविधान को कमजोर किया जा रहा है। आपके लिए सोचती है, न केवल सोचती है बल्कि आपके लिए काम भी, योजनाएं भी बनाती है और उसे क्रियान्वित भी करती है। आप सबसे यही निवेदन करते हुए आप सभी साथियों का जिन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया उसका भी अभिनंदन करता हूं। और आज कांग्रेस का सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से प्रारंभ हुआ है, उसकी भी बधाई और शुभकामना देता हूं। कुशीनगर के विकास का नया अध्याय शुरू हो गया है। बौद्ध सर्किट के विकास का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था वो अब पूरा होने वाला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें कल से शुरू हो गई। विमानन कंपनी स्पाइसजेट का विमान दिल्ली से यात्रियों को लेकर कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर लैंड करते समय विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। विमान से उतरे यात्रियों का एयरपोर्ट और जिला प्रशासन के साथ वहां के जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बौद्ध सर्किट में पर्यटन विकास की असीम संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।
यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पार्किंग, जहाज की पार्किंग, वैकल्पिक पार्किंग, पैसेंजर्स को बैठने का उत्तम स्थान, सब कुछ उपलब्ध है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार है। परम आदरणीय मोदी जी, पूजनीय योगी जी के सहयोग से आज हम सभी का सपना पूरा हुआ। आज प्रथम फ्लाइट से मैं आया हूं, मुझे बहुत खुशी का आनंद हो रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली से पहली इनॉग्रल फ्लाइट चल के आई है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। कुशीनगर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दिया है। दूरदर्शन लखनऊ का आज 46वां स्थापना दिवस है। लखनऊ दूरदर्शन की 27 नवंबर 1975 से शुरुआत हुई। आज ये 24 घंटे का क्षेत्रीय उपग्रह टीवी चैनल है जो मुख्य रूप से दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से प्रसारित होता है। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से आज कई नवीन कार्यक्रमों और समाचारों का सफलतापूर्वक प्रसारण किया जा रहा है। फ्री डिश के माध्यम से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश चैनल आज गांव-गांव तक पहुंच चुका है और प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर के 100 वर्ष पूरे होने पर राजपूत सेना के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों ने जश्न मनाया। यह आयोजन करियप्पा ग्राउंड पर किया गया था। कार्यक्रम में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह उपस्थित रहे। आयोजन में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी। सेनाओं में कोई अंतर नहीं आता, वही डिसिप्लिन होता है, वही अच्छाई होती है, वही जज्बा है और वही प्रेरणा होती है। सिर्फ अंतर आता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो फौज के अंदर नई टेक्नोलॉजी है और राजपूत सेंटर 100 साल अपने पूरे कर रहा है यहाँ पर, तो उसके उपलक्ष्य में ये समारोह रखा गया था ताकि हम अपनी नींव को, अपने पुराने लोगों को, अपने वीरों को याद कर सकें। हमारा बाइनियल कॉन्फ्रेंस है जो कि 31st बाइनियल कॉन्फ्रेंस है और 16th पोस्ट वॉर रियूनियन है और साथ ही साथ हमारे रेजिमेंटल सेंटर का 100th एनिवर्सरी यानी कि शताब्दी सेलिब्रेशन भी है। तो इसलिए हमारे बीच में आज ना कि हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे पुराने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स भी हैं और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने पूरे किसी भी जगह पे हो, चाहे लड़ाई हो और चाहे पीस टाइम में काउंटर इंसर्जेंसी में हो, जो हम अपने जवानों को खोए हैं, जो ऑफिसर्स को खोए हैं, उनकी वीर नारी भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित। सोनभद्र स्थित भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नारदन कोलफील्ड लिमिटेड ने एक दिन में 4.15 लाख टन कोयला प्रेषित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एनसीएल के महानिदेशक डॉक्टर आनंद सिन्हा ने बताया कि भारी मानसून और कोविड महामारी के बावजूद अब तक 72.81 मिलियन टन उत्पादन किया गया है, जो तय तिथि के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। श्री सिन्हा ने यह भी कहा कि कंपनी बढ़ते कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और मशीनी बेड़े का भी विस्तार कर रही है, जो देश से कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देगा। एनसीएल ने बुधवार को 4.15 लाख टन कोयला प्रेषण कर नया मुकाम हासिल किया है। राष्ट्र की बढ़ी हुई ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप इनसे नए कीर्तिमान बना रहा है। कंपनी ने पिछले दिनों में 3 बार एक दिन में सर्वाधिक कोल प्रेषण का रिकॉर्ड तोड़ा। एनसीएल ने बुधवार को देश भर के कोयला ग्राहकों के लिए कुल 111 कोयला रेक भेजी है, जिसमें 69 एमजीआर एवं 42 आईआर रेक शामिल है। आने वाले समय में भी एनसीएल देश को भरपूर कोयला देने हेतु प्रतिबद्ध है। एनसीएल बढ़ते कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे एवं मशीन बेड़े का भी विस्तार कर रही है, जो देश को कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देगा।
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आईआईटी कानपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौहरी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सरकार के कार्यालयों में बैंकों और श्रेणियों के अंतर्गत राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हमारे जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, बैंक्स हैं, पीएसयूज हैं, ट्रस्ट हैं, यहाँ से जो इनके आप कह सकते हैं कि सबसे सीनियर मोस्ट लोग हैं, वो सब आएंगे ये पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। मैं आप सबसे भी यही आग्रह करती हूँ कि हिंदी के प्रचार प्रसार का ये जो उत्सव है, राजभाषा के जो प्रचार प्रसार का उत्सव है, इसको बढ़ावा दें। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से हाथरस जनपद के किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया गया यह फैसला अच्छा है। हाथरस जिले के किसानों ने कहा कि किसानों को धरना खत्म कर अपने घर जाना चाहिए। सरकार ने जो फैसला लिया है, ये तीनों कानून वापस लेने का, वो अच्छा फैसला है और किसानों को ये धरना समाप्त कर देना चाहिए और किसान भाइयों के हित में है ये। और ऐसी कोई सरकार ने जो भी कदम उठाया वो बढ़िया कदम उठाया है। किसानों का ये जो धरना चल रहा है वो किसानों को खत्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना कानून वापस लिया है, किसानों के हित में लिया है और किसानों को अपना धरना खत्म करके वापस अपने घर लौटना चाहिए। ये किसानों के हित में लिया गया फैसला है। किसानों का जो भी धरना है अब इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया अच्छा लिया है और अच्छा निर्णय है। बदायूं में एक विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनपद के किसानों ने शामिल होकर ट्रैक्टर रैली निकाली। सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के समर्थन में इस रैली का आयोजन किया गया था। किसानों ने अपील की कि जो सरकार के इस फैसले के विरोध में अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, उनको अपने आंदोलन को खत्म कर अपने खेतों की ओर वापस लौट जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने ये योजना जो वापस ली हैं, उनके खुशी में ये किसान आंदोलन जो लाए हैं। और मैं किसानों से अपील करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ली हैं, कानून वापस लिए हैं, अब एकता करें और इधर उधर नहीं जाएं। सीतापुर के महमूदाबाद में किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। इस मिल से गन्ना पेराई का लाभ सीतापुर समेत बाराबंकी जिले के किसानों को भी मिलेगा। इस सत्र में गन्ने की फसल का रकबा और पेराई का लक्ष्य भी बढ़ा है। चीनी मिल के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने बताया कि इस बार 25 लाख टन गन्ना पेराई का लक्ष्य है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD-News-UP। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन, उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगी गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ DD उत्तर प्रदेश पर। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में नवनिर्मित प्रत्यक्ष कर भवन का किया लोकार्पण। कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयकर रिटर्न और प्रत्यक्ष कर संकलन में हुई है बढ़ोतरी।
अयोध्या में 3,915 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया था उद्घाटन। और दूरदर्शन लखनऊ आज मना रहा है अपना 46वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र में संगीत संध्या का किया जाएगा आयोजन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।